हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम CSI या नेट मैथमेटिक्स की PYQ सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए दिसंबर 2019 के लीनियर अलजेब्रा के पार्ट बी के कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट T such that C2 M2R be the map defined by TZ equal to TX plus iota y equal to XY minus YX, then which of the following statement is false। तो उसने आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। उसने आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, 1 2 3 4, एंड उसने पूछा कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। देखो, ये जो लाइन है ना, कौन सा स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हमारे माइंड में हमेशा सेटअप रहता है कि वो हमसे यही पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। और अगर आप चेक करो, बाय द वे, अगर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट आ गया, देन आप आगे प्रोसीड ही नहीं करोगे और आप उसी को राइट करके आ जाओगे, जो कि गलत हो जाएगा कि उसने यहाँ पे हमसे अपोजिट पूछा है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, उसने आपको क्या करा है, उसने आपको एक मैपिंग दी है और उसने कुछ स्टेटमेंट दिए। तो पहले मैं आपकी मैपिंग लिख देती हूँ। मैपिंग किस तरीके से उसने डिफाइन की है कि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड रखते हो, ठीक है, यानी कि जेड किस फॉर्म का होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई का, तो आपको एक मैट्रिक्स मिलने वाली है जिसमें क्या हो रहा है, जेड का रियल पार्ट आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे आपका इमेजनरी आ रहा है, फिर आपका माइनस ऑफ इमेजनरी आ रहा है, देन आपका क्या आ रहा है, रियल पार्ट आ रहा है। ये एक मैपिंग दी है और इस मैपिंग के रिलेटेड उसने आपको कुछ क्या पूछे हैं, ऑप्शंस पूछ रखे हैं। तो पहला जो आपका ऑप्शन है, उसमें चेक करना है हमें कि TZ1Z2 इक्वल टू TZ1 इंटू TZ2 होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आपको Z1 चाहिए और Z2 चाहिए। तो पहले कंसीडर कर लो, ठीक है। लेट हम मान लेते हैं कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि किस फॉर्म का है, X1 प्लस आयोटा Y1 की फॉर्म का। इसका कुछ जरूरी नहीं है कि आपको यही मानना है, आप A प्लस आयोटा B और C प्लस आयोटा D भी मान सकते हो। और जो मेरा Z2 है वो मैंने माना, वो है मेरा X2 प्लस आयोटा Y2 की फॉर्म का। क्लियर है। तो मुझे क्या चाहिए, Z1 Z2। तो पहले मैं Z1 Z2 निकाल लेती हूँ, सिंपल। तो मेरा जो Z1 Z2 है वो क्या आ जाएगा, X1 प्लस आयोटा Y1 इंटू X2 प्लस आयोटा Y2, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे आप, तो क्या मिलेगा, X1 की X2 से हो जाएगी X1 X2, फिर X1 की आयोटा Y2 से, तो प्लस आयोटा X1 Y2, फिर क्या होगा आपका, आयोटा Y1 की X2 से होगी तो प्लस का आयोटा Y1 X2, और फिर आयोटा की आयोटा से होगी तो आयोटा का स्क्वायर Y1 Y2। ठीक है। तो ओवरऑल आपको क्या मिल गया, इक्वल टू मिल गया आपको X1 X2 प्लस आयोटा कॉमन ले लो यहाँ से, X1 Y2 प्लस Y2 Y1 X2, ठीक है। और यहाँ पे हो गया माइनस का Y1 Y2। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए आप। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग कर लीजिए। तो ये बनेगा X1 X2 माइनस का Y1 Y2 प्लस आयोटा कॉमन आएगा X1 Y2 प्लस Y1 X2। ये मेरी इसकी क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है। अब मुझे क्या करना था, मुझे ये क्या मिला है, Z1 Z2। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, Z1 Z2 पे मैपिंग अप्लाई करनी है, यानी कि मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था TZ1 Z2। तो TZ1 Z2 क्या हो जाएगा, देखो जो मेरी मैपिंग की डेफिनेशन थी वो क्या थी कि इस पोजीशन पे रियल पार्ट आ रहा था, तो इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, X1 X2 माइनस Y1 Y2। इस पोजीशन पे रियल आ रहा था ना, तो आप इसका रियल पार्ट उतार दो यहाँ पे। तो इसका रियल पार्ट हो गया X1 X2 माइनस का Y1 Y2। फिर इस पोजीशन पे क्या आ रहा था, इस पोजीशन पे आ रहा था मेरा इमेजनरी पार्ट। तो इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, X1 Y2, यानी कि X1 Y2 प्लस Y1 X2। ठीक है। अब देखिए फिर क्या आ रहा होगा, इस पोजीशन पे मेरा क्या आ रहा था, इस पोजीशन पे आ रहा था मेरा माइनस ऑफ इमेजनरी पार्ट, यानी कि इसका नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का X1 Y2 माइनस का Y1 X2। और फिर इस वाली पोजीशन पे क्या आ रहा था मेरा रियल पार्ट, तो मैं इस पे पूरा रियल पार्ट अपना उतार दूंगी, यानी कि X1 X2 माइनस का Y1 Y2। ये तो मुझे क्या मिल गया,
ये देखो क्वेश्चन में ध्यान दो, तो ये वाला मुझे क्या पार्ट मिला है अभी, टी Z1 Z2, ठीक है, टी Z1 Z2 निकालना था तो मुझे यहाँ पे टी Z1 Z2 मिल गया है। अब मुझे चेक करना है कि ये टी Z1 इंटू टी Z2 के इक्वल आ रहा है या नहीं, तो पहले मैं टी Z1 निकालती हूँ, टी Z1 निकालूंगी, फिर टी Z2 निकालूंगी, दोनों की मल्टीप्लाई करके देखूंगी इक्वल आएगा या नहीं। तो सबसे पहले आप टी Z1 निकालिए, तो टी Z1 निकालेंगे तो देखिए टी Z1 आएगा आपका, टी Z1 इक्वल टू क्या आएगा आपका, टी x1 प्लस आयोटा y1, है ना, इक्वल टू हो जाएगा आपका रियल पार्ट, फिर से वही x1, फिर इमेजनरी पार्ट यानी कि y1, फिर माइनस ऑफ इमेजनरी पार्ट एंड देन फिर रियल पार्ट। ऐसे टी Z2 निकालेंगे आप, तो टी Z2 आपका आएगा टी x2 प्लस आयोटा y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 रियल पार्ट, फिर इमेजनरी पार्ट, फिर माइनस इमेजनरी पार्ट और फिर रियल पार्ट। ये आपको समझ में आ रहा है ना मैट्रिक्स कैसे बन रही है, डेफिनेशन से, जो डेफिनेशन आपको दी हुई थी क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखी थी ना इसमें, कि ये डेफिनेशन है आपकी कि अगर इस टाइप से हो तो आपको क्या करना है, रियल पार्ट उतारना है यहाँ से, फिर यहाँ से रियल पार्ट, यहाँ से इमेजनरी, फिर माइनस और फिर ये माइनस, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए, देखिए हमने क्या क्या कर लिया है, हमने निकाल लिया है अपना टी Z1 Z2 निकाल लिया है, और टी Z1 इंटू टी Z2 निकालना है, तो टी Z1 इंटू टी Z2 निकालो, अब आप क्या आएगा, तो टी Z1 इंटू टी Z2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा टी Z1 इंटू टी Z2, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका, टी Z1 की वैल्यू पुट कीजिए तो थी x1, इधर से थी आपकी y1 माइनस का y1 सॉरी, रियल इमेजनरी का था ना नेगेशन, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ ठीक से, ये हो जाएगा आपका माइनस का y1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x1, ठीक है। यहाँ पे टी Z2 की वैल्यू लिख दीजिए, तो x2 फिर y2 फिर माइनस का y2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x2, ठीक है। मल्टीप्लाई कराइए, तो देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से होगी, तो x1 की x2 से होगी, x1 x2 और y1 की माइनस के y2 से होगी, तो माइनस का y1 y2, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, तो x1 की किससे होने वाली है आपकी y2 से, तो ये बनेगा x1 y2, फिर प्लस का क्या आ जाएगा आपका y1 x2 प्लस y1 x2, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करा रही हूँ मैं सिंपल। फिर अब क्या होगा, माइनस, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस y1 की x2 से होगी, तो माइनस का y1 x2, फिर x1 की माइनस y2 से, तो माइनस का x1 y2, ठीक है। फिर क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस का y1 y2 माइनस का y1 y2 और फिर यहाँ पे क्या मिलेगा x1 x2 प्लस का, तो प्लस का x1 x2। तो अब देखिए ये निकल गया आपका टी Z1 Z2, ठीक है, ये टी Z1 Z2 निकल चुका है आपका। और यहाँ पे आपको मैंने ऊपर निकाला था टी Z1 इंटू Z2, ठीक है। तो आप चेक कीजिए क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो देखिए चेक करते हैं हम कि इक्वल आ रहे हैं, यानी इधर मुझे मिल रहा है x1 x2 माइनस y1 y2 और इधर मुझे मिल रहा है x1 x2 माइनस y1 y2, सेम मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाले उसमें क्या हो रहा है, इधर मुझे मिल रहा है x1 y2 प्लस y1 x2, x1 y2 प्लस y1 x2 और मुझे इधर क्या मिल रहा है x1 y2 प्लस y1 x2, ये भी मुझे सेम मिल रहा है, इधर भी पूरा सेम आ रहा है, ठीक है। फिर आप देखिए इधर क्या मिल रहा है आपको, इधर आपको मिल रहा है माइनस का y1 x2 माइनस का x1 y2 और इधर भी आपको मिल रहा है माइनस का y1 x2 माइनस का x1 y2, तो ये भी पार्ट सेम आ रहा है। और इधर मिल रहा है आपको x1 x2 माइनस y1 y2, तो इधर भी मिल रहा है आपको x1 x2 माइनस y1 y2, यानी कि इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं ना आपके। आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है आपका, दिस इम्प्लाइज टी Z1 Z2 इज इक्वल टू टी Z1 और टी Z2, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये फॉल्स नहीं होगा, तो इसलिए आप इस पे तो क्या लगा दोगे, यहाँ पे रॉन्ग लगा दोगे कि ये ऑप्शन तो फॉल्स नहीं होगा, ये क्योंकि ये करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि टी इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ जेड इक्वल टू 0, यानी कि टी जेड सिंगुलर होगा यदि और केवल यदि आपका जेड 0 होगा। इफ एंड ओनली इफ वाली बात कर रहा है, तो दोनों चीज़ें आप चेक करोगे। तो पहले तो आप ये याद करो कि सिंगुलरिटी क्या होती थी, सिंगुलर कब कहते थे हम मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कहते थे जब उसका डिटर्मिनेंट क्या होता था 0, यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगी अगर उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टी जेड
टी जेड इज सिंगुलर इफ़ एंड ओनली इफ जेड इक्वल टू 0। तो पहले हम देखेंगे कि टी जेड सिंगुलर का मतलब होगा जेड 0 है, और फिर हम देखेंगे कि जेड 0 का मतलब होगा कि टी जेड 0 है या नहीं। तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट निकालो टी जेड का। तो डिटरमिनेंट ऑफ टी जेड कैलकुलेट करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ टी जेड इक्वल टू क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स वाई माइनस का वाई एक्स, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर। तो अब देखिए ये इसका डिटरमिनेंट आ गया। अब हमें सिंगुलर चेक करना है, तो हम क्या लेंगे, इसका डिटरमिनेंट 0। तो आप यहाँ पे ले लोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपका कि x इक्वल टू 0 कॉमा वाई इक्वल टू 0। या फिर इसका एक मतलब क्या हो सकता है, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा वाई। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे इसका मतलब ये आ रहा है कि अगर आपने इसको डिटरमिनेंट को 0 ले लिया, यानी कि सिंगुलर मान लिया टी जेड को, तो आपको एक तो रिजल्ट मिल रहा है x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, यानी कि आपको एक रिजल्ट तो ये मिल रहा है सिंपल कि z इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा रिजल्ट ये वाला मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, हम इस वाले रिजल्ट को नहीं ले सकते। थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो आप पाओगे कि आप इस रिजल्ट को क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इस रिजल्ट में आपको देखो मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है कि x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा वाई। एक्स क्या था, रियल पार्ट था। और अगर आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी जो मैपिंग दी है ना वो M2R से दी है, यानी कि इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज आएंगी ना, ये देखो आपकी मैपिंग दी है C से M2R पर, यानी कि जितनी भी अंदर ये मैट्रिक्स में एंट्री आएंगी ये सारी रियल आनी चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे रियल को छोड़ के x इक्वल टू आयोटा वाई ले लोगे तो वो तो इमेजनरी में चला जाएगा, यानी कि ये तो हम कर नहीं सकते, इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको तो आप लोगे ही नहीं, इसी वाली कंडीशन को लेके चलोगे। तो यहाँ से आपको इस कंडीशन से क्या मिला कि अगर डिटरमिनेंट 0 है तो x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, यानी कि यहाँ से आपको मिल गया कि आपका z भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लेके चलो कि z 0 है, तो अगर आप लेके चलते हो, क्योंकि हमें दोनों प्रॉपर्टी लेके चलनी थी ना, अगर हमें क्या दिखाना है, इफ़ एंड ओनली इफ दिखाना है। अभी हम क्या लेके चले कि अगर t सिंगुलर है तो z 0 होगा। अब हम लेके चलेंगे कि क्या z 0 होने पर t सिंगुलर आ रहा है, तो पहले आप z को ले लो 0, लेट z इक्वल टू 0। तो z को 0 लोगे तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, x इक्वल टू 0 कॉमा वाई इक्वल टू 0, और ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि डिटरमिनेंट ऑफ t, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ t जो कि क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ये केस भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका क्या है, ट्रू है। तो ये भी ऑप्शन ट्रू है, यानी कि ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू रहेगा, फॉल्स नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, इसका चेक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन वो कह रहा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट नॉन जीरो ए बिलोंग्स टू M2R सच दैट ट्रेस ऑफ टी जेड ए इज 0 फॉर ऑल जेड सी बिलोंग और फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। मतलब वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई सा भी ऐसी एक मैट्रिक्स ए नहीं होगी जिसके लिए ट्रेस ऑफ जेड इंटू ए क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स ए कंसीडर कर लो। मैं एक मैट्रिक्स ए लेती हूँ, ठीक है, माना मैट्रिक्स है मेरी ए बी सी डी, जहाँ पे ये सारी एंट्रीज मेरी कैसी है, रियल है। तो मुझे ये दिखाना है कि ऐसी कोई भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए ट्रेस ऑफ टी जेड ए क्या हो जाए, 0। तो मैं पहले निकालती हूँ टी जेड ए क्या होगा मेरा, टी जेड ए। तो टी जेड ए बराबर क्या आ जाएगा मेरा, टी जेड की वैल्यू पुट कर दो आप, एक्स माइनस का वाई, वाई एक्स, ठीक है, और ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे ए बी सी डी। तो टी जेड ए निकाल लो, तो टी जेड ए आ जाएगा आपका फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से होगी तो ए एक्स प्लस सी वाई, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से होगी आपकी, तो ये बनेगा आपका बी एक्स प्लस डी वाई, क्लियर है। फिर आपकी क्या मल्टीप्लाई होगी सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस का ए वाई प्लस सी एक्स, फिर आपकी मल्टीप्लाई होगी सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस का बी वाई प्लस एक्स डी, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, टी जेड ए। अब आपको इसका ट्रेस निकालना था तो ट्रेस निकाल दो, तो ट्रेस ऑफ टी जेड ए, तो ट्रेस ऑफ टी जेड ए क्या आ जाएगा, ट्रेस हमें पता है क्या होता है, ट्रेस होता है आपका डायगोनल एंट्रीज का सम। तो डायगोनल एंट्रीज का सम कर देंगे तो आपको मिलेगा ए एक्स प्लस सी वाई माइनस बी वाई प्लस एक्स डी, ठीक है। और इसे अच्छे से लिखना चाहें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से क्या कर लेंगे, y कॉमन ले लेंगे और यहाँ से x, तो x कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा a
प्लस डी, और यहाँ पे आप बाई कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा सी माइनस का बी। ये आपको क्या मिल गया, ट्रेस ऑफ टी जेड ए। तो उसने बोला था कि कोई भी ऐसी नॉन जीरो मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए ट्रेस ऑफ टी जेड इंटू ए आपका क्या आ जाए, जीरो हो जाए। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आप क्या करो, अगर आप यहाँ पे a इक्वल टू माइनस डी ले लो, ठीक है, a इक्वल टू माइनस डी। अगर मैं ऐसे लूँ यहाँ पे a इक्वल टू, एक सेकेंड ना, सुंदर से पेन से हाईलाइट करते हैं, a इक्वल टू माइनस डी, और यहाँ पे मैं लूँ b इक्वल टू सी, ठीक है। ये वैल्यू पहले कंसीडर कर ली, माना कि a इक्वल टू माइनस डी और b इक्वल टू सी। तो मुझे इसका ट्रेस क्या मिलने वाला है, देखो जल्दी से, ट्रेस ऑफ टी जेड ए क्या मिलने वाला है मुझे, ट्रेस ऑफ टी जेड ए मिलने वाला है मुझे x ए इक्वल टू माइनस का डी लिया है ना, माइनस का डी प्लस का डी, ठीक है, प्लस y, और c इक्वल टू बी लिया है मैंने, तो b माइनस बी, तो मुझे इसका ट्रेस जीरो मिल गया, ठीक है। और जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी इस वैल्यू को लेने से, इस वाली वैल्यू को लेने से जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी वो मेरी क्या बनेगी, मेरी मैट्रिक्स थी क्या, मेरी मैट्रिक्स थी a इक्वल टू ए बी सी डी। और अब जो मेरी मैट्रिक्स बनी इन चीज़ों को इक्वल लेने से वो मेरी क्या बन गई, a की जगह आ गया माइनस का d, b की जगह आ गया c, c की जगह तो c ही रहा, और d की जगह क्या रहा, d ही रहा आपका, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है, क्या ये मैट्रिक्स आपकी जीरो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो एंट्रीज मिल रही हैं आपको, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसी मैट्रिक्स भी लिख सकते हो, -1 1 0 0, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का 3 3 2 2, ठीक है। इस टाइप की मैट्रिक्स क्या कर रही हैं, ट्रेस को जीरो दे रही हैं टी जेड के साथ, टी जेड के साथ क्या कर रहा है यहाँ पे a, इस कंडीशन को रखने पर जीरो दे रहा है ट्रेस को, ठीक है। पर उसने कहा था कि यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप जाओ ऑप्शन में, तो उसने आपसे ऑप्शन में बोला था कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एम टू आर सच दैट ट्रेस ऑफ टी जेड ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे तो हमें एक ऐसी नॉन जीरो मैट्रिक्स मिल गई ना, जो कि क्या कर रही है, ये वाली मैट्रिक्स जो कि इसके ट्रेस को जीरो कर रही है, तो यानी कि ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा आपका, ठीक है ना। क्योंकि देखो आपने इस कंडीशन से यहाँ पे क्या ढूंढ लिया, और मैंने यहाँ पे ये क्यों पुट किया था, इसको जीरो करने के लिए, ठीक है। और मैंने जीरो करने के बाद देख लिया कि ए तो नॉन जीरो हो रहा है, तब भी उसका ट्रेस वो टी जेड के साथ ट्रेस क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है, तो यानी कि जो ये वाला ऑप्शन है ना आपका, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और उसने हमसे यही पूछा था कि कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, तो ये ऑप्शन फॉल्स है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ में आया आपको। अब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फोर्थ ऑप्शन को आप चाहें तो चेक कर लीजिए, चाहे तो आप चेक ना कीजिए, वो ट्रू ही आने वाला है, ठीक है। तो देखिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, मुझे यहाँ पे इसका ट्रेस जीरो लेना था और देखना था क्या किसी नॉन जीरो मैट्रिक्स के लिए हो सकता है। तो मैंने क्या करा, मुझे इसे जीरो बनाने के लिए मैंने देखा कि अगर ए को माइनस डी के ले लूँ और बी को सी के इक्वल ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ट्रेस ऑफ टी जेड ए जीरो आ रहा था, और फिर जो मैट्रिक्स बन रही थी ऐसा करने पर, तो ए की जगह माइनस डी, बी की जगह सी, तो ये दो अपनी सेम पोजीशन पे थे। तो इस टाइप की जो भी मैट्रिक्स होगी वो आपका टी जेड के साथ क्या देने वाली है, ट्रेस को जीरो देने वाली है, तो वो नॉन जीरो भी है, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी कि आपसे उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ क्वाड्रिक फॉर्म इन 3 वेरिएबल्स ओवर रियल, लेट R be the rank and S be the signature, then number of following number of possible pairs RS बताना है आपको क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। यहाँ पे उसने आपको दिया है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से दो तो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन 3 वेरिएबल, ठीक है। हमें ये पता है कि जो भी हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स बनती है वो कैसी होती है, हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स हमेशा कैसी बनती है, सिमेट्रिक बनती है। तो आपको उसने एक 3 वेरिएबल में आपको क्या दे रखी, क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो जो इसकी मैट्रिक्स बनेगी वो सिमेट्रिक होगी, ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको क्या दी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म दी है, तो जो इसकी मैट्रिक्स बनने वाली है वो कैसी बनने वाली है, आपकी सिमेट्रिक, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए होंगे ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए, क्योंकि ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्म, बाइलिनियर फॉर्म, इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ते हैं तो हम देखते थे कि जब भी हम मैट्रिक्स बनाते थे वो सिमेट्रिक बनती थी। और आपको याद होगा कि सिमेट्रिक नहीं होती थी तो हम क्या करते थे, A + A ट्रांसपोज बाई 2 करके उसको सिमेट्रिक बनाते थे, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक बन रही है तो इसकी जो क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें पता है हमेशा कैसी होती है, डायगोनलाइजेबल होती है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो कि अब जो मैट्रिक्स मिलेगी आपको वो कैसी होने वाली है,
डायगोनाइजेबल, ठीक है, डायगोनाइजेबल होने वाली है आपकी मैट्रिक्स। तो अब देखो उसने आपसे पूछा क्या है, अब उसने आपसे पूछा है कि आर रैंक है और एस सिग्नेचर है, तो आपको नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स बताने हैं आर एस के क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको एक 3x3 की डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है, 3x3 की। उसमें आपको दिया है कि आर उसकी रैंक है और एस क्या है उसका सिग्नेचर है। तो अब अगर आपके पास कोई 3x3 की डायगोनल मैट्रिक्स है तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो उसकी रैंक कैसी हो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रैंक, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ रैंक, तो उसकी रैंक कैसी हो सकती है, पहली कंडीशन ये होती है कि उसकी रैंक 0 हो, कोई भी एंट्री ना हो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, उसकी रैंक कैसी हो, आपकी 1 हो सकती है, फिर रैंक उसकी कैसी हो सकती है, 2 हो सकती है, और एक वो क्या हो सकती है, फुल रैंक मैट्रिक्स हो सकती है। यही तो कंडीशन हो सकती है कि 0 रैंक की मैट्रिक्स हो, 1 रैंक की मैट्रिक्स हो, 2 रैंक की मैट्रिक्स हो और 3 रैंक की मैट्रिक्स हो। ये तो समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि पर रैंक की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सिग्नेचर क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर सपोज करो मेरी रैंक 0 होती है तो इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो सारी कैसी होंगी, 0 होगी, क्योंकि नल मैट्रिक्स बन जाएगी ना। तो यहाँ पे पहले कॉलम बनाते हैं हम, यहाँ पे हम कॉलम बनाएंगे रैंक का, यहाँ पे आप कॉलम बनाओगे किसका, आइगन वैल्यूज़ का, क्योंकि सिग्नेचर तो आपको पता ही है किस पे डिपेंड करता है, आइगन वैल्यूज़ पे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा सिग्नेचर, ठीक है। अब सपोज करो सबसे पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि आपकी जो रैंक है वो क्या हो, 0 हो। तो अगर आपकी रैंक 0 है तो आपको जो आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी वो सारी कैसी होंगी, 0। तो यहाँ पे आपकी पॉजिटिव आइगन वैल्यू क्या होंगी, पहले आप सिग्नेचर देखिए क्या होता है, जो सिग्नेचर होता है वो मेरा होता है पॉजिटिव आइगन वैल्यू, ठीक है, माइनस नेगेटिव आइगन वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव आइगन वैल्यू, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू। तो अगर मेरी रैंक 0 होती है तो मेरे पे तो आइगन वैल्यू केवल 0 होगी, यानी कि 0 ही पॉजिटिव होंगी और 0 ही आइगन वैल्यूज कैसी होंगी, नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम और बना दूँ कि पॉजिटिव आइगन वैल्यू का और नेगेटिव आइगन वैल्यू का, तो 0 ही आइगन वैल्यू पॉजिटिव होंगी और 0 ही आइगन वैल्यू कैसी होंगी मेरे पास, नेगेटिव होंगी। तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव में मेरे को क्या रिजल्ट मिल जाएगा, 0। एक इनका पेयर मेरा क्या बन गया, आर और एस का। अगर ये मेरा आर था, उसने दिया था आर रैंक है, एस सिग्नेचर है, तो एक पेयर मेरा बन गया 0 0 का, ठीक है। इतना समझ में आया। यहाँ पे एक लाइन कर देती हूँ, ये हम पेयर बनाते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे पेयर बनाते जाएंगे, 0 0 का बन गया, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पे मैंने लिखा था कि रैंक क्या हो, 1 हो। अगर इसकी रैंक क्या हो जाती है, आपकी 1 हो जाती है, ठीक है। तो अब 1 पे देखो क्या हो सकता है, रैंक है आपकी 1, यानी कि एक ही एंट्री क्या है इसकी, एक ही एंट्री मिल रही है आपको, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो यहाँ पे डायगोनल पे आप आइगन वैल्यू को पुट कर सकते हो। तो रैंक है आपकी 1, तो यानी कि ये इस 1 रैंक के अंदर आपको यहाँ पे पॉजिटिव आइगन वैल्यू भी मिल सकती है और नेगेटिव आइगन वैल्यू भी मिल सकती है। यहाँ पे मतलब इन तीनों पोजिशन में कहीं पर भी आपको एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू भी मिल सकती है, एक नेगेटिव। तो 2 पॉसिबिलिटी आ गई आपके पास। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आई आपके पास, देखो पहली पॉसिबिलिटी आई कि एक पॉजिटिव मिल रही है, तो अगर एक पॉजिटिव मिल रही होगी तो नेगेटिव कितनी हो रही होंगी, 0, क्योंकि हमारे पास 1 रैंक की मैट्रिक्स है ना। और डायगोनलाइजेबल तो हमने कह ही दिया है, तो हमें जो भी आइगन वैल्यू मिलेगी हम सारी डायगोनल पर ही रखेंगे, ठीक है। और वही वाली डायगोनल वैल्यू जो हम आइगन वैल्यू डायगोनल पे रख रहे हैं, वही वाली पोजीशन तो हमें रैंक 1 देगी। अब आप कहो कि सपोज करो कि यहाँ पे एक आइगन वैल्यू रख दी पॉजिटिव वाली, ठीक है, और यहाँ पे एक रख दी नेगेटिव वाली, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे इसकी रैंक 2 हो जाएगी, पर हम रैंक कितनी कंसीडर करके चल रहे हैं, 1 है। तो आप एक ही पोजीशन को फिल कर सकते हो तीनों में से, समझ रहे हो ना। यहाँ पे आप तीनों में से केवल एक ही पोजीशन को फिल कर सकते हो, कोई सी भी, और वही पोजीशन आपकी रैंक क्या दे देगी, 1 दे देगी। अब इस 1 रैंक के लिए वही काम जो मैंने अभी आपको बताया कि या तो एक पॉजिटिव हो सकती है, एक नेगेटिव हो सकती है। तो अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरी तो 0 हो जाएगी नेगेटिव वाली, या फिर एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव 0 होंगी, तभी एक क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव का, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव का डिफरेंस आ जाएगा आपका 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव का डिफरेंस माइनस का 1। तो आपको कितने पेयर मिल गए, यहाँ पे 2 पेयर मिल गए, या तो रैंक 1 हो
और सिग्नेचर भी 1 हो और रैंक आपकी क्या हो 1 हो और सिग्नेचर क्या हो माइनस का 1 हो। देखो ये चीज़ समझ में आई। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं एक बार और बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको यहाँ पे हमने बोल दिया कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो मैं उसकी आइगन वैल्यूज़ को डायगोनल में पुट कर सकती हूँ। मैंने माना था कि इसकी रैंक 1 है। केस को मत भूल जाना कि केस हम क्या लेके चल रहे हैं। मैंने माना था कि इसकी रैंक क्या है 1 है। अगर 1 इसकी रैंक है तो इसमें केवल एक ही एंट्री मिलने वाली है मुझे डायगोनल पर, समझ रहे हो ना, और वही एंट्री मेरी आइगन वैल्यू होगी। तो मैं सपोज कर रही हूँ कि अगर यार वो मेरी पॉजिटिव आइगन वैल्यू आ जाएगी तो दूसरी नेगेटिव आइगन वैल्यू कितनी हो जाएंगी, मेरी 0 हो जाएंगी, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि वो जो एंट्री है 1 ही एंट्री है वो पॉजिटिव हो, अगर वो नेगेटिव आ जाती है तो फिर पॉजिटिव वाली क्या हो जाएगी 0। तो ये मेरे क्या बन जाएंगे, पॉसिबल पेयर बन जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा हायर पे समझ में अच्छे से आएगा आपको। यहाँ पे सपोज करो 2 रैंक है। अब अगर मेरी मैट्रिक्स की रैंक 2 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मेरे पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों ही एंट्री क्या हो, पॉजिटिव हो, डायगोनल पे दोनों ही आइगन वैल्यू क्या आ रही हो, पॉजिटिव आ रही हो। अगर ये वाला केस हो रहा होगा, सपोज करो ये वाली पॉजिटिव आ रही है और ये वाली पॉजिटिव आ रही है, तो इसको तो 0 ही होना पड़ेगा ना, नेगेटिव इस वाले को क्यों, क्योंकि 2 ही रैंक है तो यहाँ पे तो कोई पोजीशन आ नहीं सकती, समझ रहे हो ना, 2 ही रैंक है तो यहाँ पे तुम कोई एंट्री ले नहीं सकते। तो यानी कि इसके दोनों ही आइगन वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो एक केस तो आपका बन गया कि रैंक 2 के लिए, एक केस तो आपका क्या बन गया कि दोनों ही आपकी कैसी आ रही हो, पॉजिटिव। तो इस केस में 0 कितनी मिलेंगी आपको, वो नेगेटिव कितनी मिलेंगी आपको, 0। दूसरा केस हो सकता है आपका, जरूरी थोड़ी ना दोनों पॉजिटिव आ रही हो, इसको इरेज करते हैं। दूसरा केस हो सकता है आपका कि आपके पास एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो और एक आइगन वैल्यू कैसी आ रही हो, नेगेटिव आ रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये मेरी थी पॉजिटिव और ये मेरी एक आइगन वैल्यू कैसी आ रही थी, नेगेटिव। तो यहाँ पे तो कोई एंट्री मिलेगी नहीं, तो ये तो 0 एंट्री मिल जाएंगी। तो आप पे नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी हो गई, 1, नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो यहाँ पे आपका केस क्या बनेगा, 1 और 1, ठीक है। तीसरा केस क्या बन सकता है आपका, तीसरा केस हो सकता है कि इसको इरेज कर लीजिए। तीसरा केस हो सकता है आपका कि आपकी सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या आ रही हो, नेगेटिव आ रही हो। सपोज करो ये वाली नेगेटिव आ गई, ये भी नेगेटिव आ गई, 2 ही पोजीशन रहेंगी, इस पोजीशन में कुछ नहीं रख सकती क्योंकि रैंक 2 है तो इसे तो नल ही होना पड़ेगा, 0 ही होना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ, अब इस केस में नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी आपकी, 0, और नेगेटिव आइगन वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी आपकी, 2। तो अब आप डिफरेंस कर दीजिए पॉजिटिव माइनस नेगेटिव का, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा माइनस का 2। तो पेयर क्या बन गए आपके, आपकी बार, एक सेकेंड, अब आपकी बार आपके पेयर क्या बन गए, पेयर बन गए आपके, देखो 2 रैंक थी तो 2 के ऐसा हो सकता है 2 के साथ 2 ही सिग्नेचर आ जाए, 2 के साथ 0 का सिग्नेचर आ जाए और 2 के साथ -2 का सिग्नेचर आ जाए, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बनती है आपकी कि रैंक आपकी कितनी हो जाए, 3 हो जाए, ये लास्ट पॉसिबिलिटी है, 3 हो जाए। अब 3 रैंक में क्या केस हो सकते हैं, खुद ही सोचो, यानी कि सारी की सारी एंट्री पे कोई, सारी की सारी डायगोनल पे कोई ना कोई एंट्री आएगी 0 को छोड़ के, क्योंकि रैंक क्या है इसकी 3 है, ठीक है। तो इसको मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तीनों आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, इधर भी आपकी पॉजिटिव आइगन वैल्यू आ जाए, इधर भी पॉजिटिव आ जाए और इधर भी। तो इस केस में पॉजिटिव आइगन वैल्यू 3 हो गई, नेगेटिव 0 हो गई। तो पहला केस क्या बन गया आपका, 3 आइगन वैल्यू पॉजिटिव और 0 आइगन वैल्यू नेगेटिव। फिर दूसरा केस क्या हो सकता है आपका कि क्या हो रहा है यहाँ पे, सपोज करो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। अब क्या हो सकता है दूसरा केस आपका कि आपकी 2 पॉजिटिव आ जाए और 1 नेगेटिव आ जाए, है ना, मतलब एंट्री ऐसे हो जाए, सपोज करो आपकी प्लस माइनस प्लस। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी आ गई, 2, और नेगेटिव आइगन वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यहाँ पे केस हो गया 2, 1। अब और क्या केस हो सकता है, ये भी हो सकता है कि यार यहाँ पे क्या हो जाए मेरा, यहाँ पे मेरी 2 आइगन वैल्यूज़ नेगेटिव आ जाए और 1 पॉजिटिव आ जाए। तो ये भी हो सकता है केस, क्योंकि तीनों एंट्री फेल है, रैंक 3 आ रही है इस केस में भी। तो यहाँ पे हो गया आपका 2 नेगेटिव आ जाए और 1 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। तो चौथा केस क्या हो सकता है आपका कि आपकी सारी की सारी ही आइगन वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ये भी क्या आ जाए आपकी नेगेटिव आ जाए और कोई भी पॉजिटिव ना रहे। इस केस में भी तो रैंक 3 रह रही है। देखो ओवरऑल हमें ये देखना है कि आइगन वैल्यूज़ के थ्रू हम कैसे रैंक को मेंटेन कर सकते हैं। तीनों पे रैंक 3 आ रही है रैंक, और सारी की सारी आइगन वैल्यूज़ कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो 0 पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको केस में क्या मिलने वाला है, 3, 1, -1 और माइनस का 3। तो यहाँ पे पेयर क्या बनेंगे आपके, अगर आप यहाँ पे पेयर बनाते हो, एक सेकेंड, हाँ लाइन सीधी करते हैं। अगर आप यहाँ पे पेयर बनाते हो तो आपके पेयर क्या बनने वाले हैं यहाँ पे,
3 के साथ 3 रैंक 3 सिग्नेचर, 3 रैंक 1 सिग्नेचर, 3 रैंक -1 सिग्नेचर और 3 रैंक माइनस का 3 सिग्नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया ओवरऑल, कितने पेयर मिल गए, काउंट कर लो अब आप। तो आपको मिला एक पेयर, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, तो टोटल कितने पेयर मिलेंगे आपको यहाँ पे, 10 पेयर मिलेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। इसने आपको पूछा था 13 9 10 और 16, तो कितने पेयर मिलेंगे आपको, 10 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये सिंपल था, बस सारा कॉन्सेप्ट किसका था कि आपको ये सोचना था कि अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म उसने आपको दी है तो आप समझ गए होंगे कि वो सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक है तो डायगोनलाइजेबल है। अगर वो डायगोनलाइजेबल है तो मैं उसके आइगन वैल्यूज़ को डायगोनल में रख सकती हूँ। फिर मुझे ये देखना था कि यार रैंक के पेयर पूछे तो रैंक कितनी हो सकती है 3x3 मैट्रिक्स की, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अगर 0 है तो उसके पास कितनी आइगन वैल्यू होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, 0 ही होंगी। ठीक है, फिर अगर 1 है तो 1 के केस में हमें रैंक को 1 रखना है, यानी कि 2 तो 0 एंट्रीज करनी ही है आपको, है ना। और एक एंट्री आप पॉजिटिव कर सकते हो और एक बार एंट्री कैसे कर सकते हो, एक बार पॉजिटिव कर सकते हो, एक बार क्या कर सकते हो, नेगेटिव कर सकते हो। ठीक है, फिर उनका डिफरेंस देख लो क्या आ रहा है, उसी टाइप से पेयर बनाते जाओ, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स दियर देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू वाई हैज़ अ सॉल्यूशन फॉर, किस y की वैल्यू के लिए आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशन होगा। तो पहले आप इसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लो। आपको मैट्रिक्स दी है ए आपको मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 2 0 5। ठीक है, 1 2 3 और ये क्या दिए, -1 5 1। तो पहले तो मैं क्या करती हूँ, इसकी एशेलिन फॉर्म बनाती हूँ। ठीक है, जब भी हमें चेक करना होता है तो हम पहले क्या करते हैं, इसे एशेलिन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा मैं आपको बाद में बताऊंगी, उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ये इसकी बन गई एशेलिन फॉर्म बनाते हैं। तो पहला तो ऊपर तो नॉन जीरो ही है आपकी एंट्री, तो आप इसे ऐसे रहने दो 2 0 5। इसे 0 बनाना है, इन दोनों को जोड़ दो, R2 को और R3 को जोड़ दो आपस में, तो ये बनेगा आपका 0, फिर बनेगा 7 और ये बनेगा आपका 4। ठीक है, फिर आपके नीचे क्या बनेगा, इसको भी 0 बनाना है। अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, R2 को R3 से जोड़ दो, तो ये भी बन जाएगा आपका 0। पहले तो सॉरी इसको एज इट इज़ लिख दो, -1 5 1। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म बन गई मेरी। अब मुझे क्या करना था, यहाँ पे 0 लाना था, अब यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाना है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 0 लाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा के इसको ऐड कर दूँ, है ना, तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराओ, इसमें ऐड करो, R1 में 2 से मल्टीप्लाई कराओ और उसको R3 में ऐड करो। तो ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 0 5 0 7 4 और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे अगर हम इसमें, तो माइनस को 2 आएगा, प्लस के 2 के साथ 0 बन जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 10 और 10 0 10 ही मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना था, यहाँ पे भी 0 चाहिए होता है हमें, यहाँ पे भी 0 चाहिए होता है। तो इसको क्या करो, अब की बार यहाँ पे 0 बनाने के लिए, यहाँ पे 0 बनाने के लिए आप इसमें 10 से डिवाइड कर दो, है ना, और 7 से क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो। तो आपको क्या मिलेगी मैट्रिक्स, पहले तो ऐसे करोगे आप, तो आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी 2 0 5 0 7 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका एक तरीके से 0, इसको ध्यान रखना कैलकुलेशन के लिए, है ना, 0 आपका ये हो जाएगा 7 और ये आ जाएगा आपका 7 से मल्टीप्लाई हुए 10 से डिवाइड हुआ 49/10। ठीक है, अब क्या करो, सिंपल इसमें से माइनस कर दो दोनों को आपस में, तो ये हो जाएगा आपका 2 0 5 0 7 4 0 0 और क्या कर रहे थे, इसमें से मल्टीप्लाई करा रहे थे ना, तो ये बन जाएगा आपका 9/10। ठीक है, 9/10 ये मिली आपको मैट्रिक्स ओवरऑल। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ क्योंकि अब इसी पे सारा हमारा काम कमांड है। अब ये आपको मैट्रिक्स मिल गई, यानी कि एशेलिन फॉर्म मिल गई, सॉरी मैट्रिक्स कह रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे हमें मिल गई इसकी एशेलिन फॉर्म। इसको ढंग से लिखे एक बार, तो ढंग से लिखते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको कि मैं आगे क्या कर रही हूँ। तो ओवरऑल आपको मिला यहाँ पे 2 0 5 0 7 4 0 0 9/10, ये मुझे मिली थी मेरी एशेलिन फॉर्म में कन्वर्ट होके। अब उसने पूछा था AX = Y के पास सॉल्यूशन
किस किस y की वैल्यू के लिए होगा, ax इक्वल टू y के पास। देखो हमें यहाँ पे पाइवट्स मिल चुके हैं, यहाँ पे अगर आप पाइवट बताओगे तो क्या क्या पाइवट होंगे, एक पाइवट 2 होगा, एक पाइवट 7 होगा और एक पाइवट 9 10 होगा। अब देखो हम पे सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करता, सपोज करो अगर मेरी मैट्रिक्स इस टाइप की बनती, जो मेरी मैट्रिक्स आती है एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट होके, वो मेरी इस टाइप से बनती 2 0 5 0 7 4 और 0 0 0, इस टाइप से मेरी मैट्रिक्स बनती। तो यहाँ पे क्या हो रहे थे, यहाँ पे मेरे को 2 पाइवट मिल गए थे, एक पाइवट कौन सा मिला, यहाँ पे 2 मिला और एक पाइवट क्या मिला, 7 मिला, ठीक है। तीसरा पाइवट मुझे नहीं मिला। अब अगर मैं इसके साथ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाती, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पता है ना आपको कैसे बनती है, ए की और वाई की साथ में बनाते हैं जो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनती, 2 0 5 ऐसे बनाते थे ना हम डैश डैश करके, फिर बनती 0 7 4 और यहाँ पे मेरा क्या है 0 0 0। मैं अभी इस मैट्रिक्स को कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरी ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनती है और यहाँ मेरा वाई वाला कॉलम आता। अब अगर यहाँ पे मैं क्या करती, मेरा जो वाई वाला कॉलम होता वो कुछ ऐसा होता कि यहाँ पे कोई भी एंट्रीज होती ए बी एटसेट्रा, और यहाँ पे एक एंट्री नॉन जीरो मिल जाती मुझे, सपोज यहाँ पे एक एंट्री मिल जाती मुझे 3 मिल जाती। तो इस नॉन जीरो एंट्री के आते ही मेरे पे जो पाइवट होते हैं वो कौन कौन से पाइवट हो जाते हैं मेरे एशेलन फॉर्म में, 2 पाइवट हो जाता, 7 हो जाता और एक ये 3 पाइवट हो जाता। यानी कि जो ये पाइवट वाला कॉलम आ गया वो मेरा कहाँ पे आ गया, मेरी मैट्रिक्स से बाहर आ गया इस वाले कॉलम में, समझ रहे हो ना, ऑगमेंटेड में। तो अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन में हम कहते हैं नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जो पाइवट है वो हमेशा आपका मैट्रिक्स के अंदर ही आना चाहिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्या करते, अब यहाँ पे मेरा क्या केस हो रहा था, जो मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, ओरिजिनल मैट्रिक्स मेरी ये वाली थी, ठीक है। अब अगर इसको मैं ऑगमेंटेड बनाना चाहती तो वो मेरी किस तरीके से बनती, वो मेरी बनती आपका, देखो यहाँ पे डैश डैश करते, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे रखते। अब आप यहाँ पे वाई की कोई भी एंट्री ले लेते, वाई की कोई भी एंट्री ले लो, पाइवट तो आपका यहाँ आ चुका है ना ऑलरेडी, आपको 3 पाइवट तो मिल चुके हैं ना, 1 2 3। अब आप यहाँ पे वाई की कोई भी एंट्री ले लो A to Z, आपको मतलब ही नहीं है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी पाइवट आपका मैट्रिक्स के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे आप वाई की कोई भी एंट्री ले लो, 3 एंट्री दे रखी थी ना, x 0 0 ले लो तो भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, 0 y 0 ले लो तो भी कर जाएगा, 0 z y z ले लो या ओवरऑल कोई भी ले लो, सबके लिए क्या कर जाएगा, सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट कर जाएगा, समझ रहे हो ना। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R क्यूब यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। पर ध्यान रखना अगर आपकी मैट्रिक्स कौन सी वाली होती जो मैंने अभी आपको बना के दिखाई थी, ठीक है, तो अगर ये वाली मैट्रिक्स होती तो यहाँ पे आप क्या करते, अगर ये वाला कॉलम रख देते, कौन सा वाला, इन दोनों के लिए तो सॉल्यूशन मिल जाता आपको, फर्स्ट वाले के लिए भी और फर्स्ट वाले के लिए भी, सेकंड वाले के लिए भी। पर अगर आप गलती से यहाँ पे ये वाला कॉलम रख देते ना 0 y z, ठीक है, मैं आपको रख के दिखाती हूँ, ये इसको इरेज करती हूँ। यहाँ पे अगर मैं थर्ड वाला ऑप्शन रख दूँ इस मैट्रिक्स के लिए, सपोज करो मैट्रिक्स की एशेलन फॉर्म ये आई होती 0 y z, तो यहाँ पे आपको पाइवट कहाँ मिल रहा है, पाइवट आपका इस वाले कॉलम में आ रहा है, और इस कॉलम में पाइवट आने का मतलब है कि आपका कोई भी सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि नो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना है तो आपको चेक करना है कि आपका कोई भी पाइवट इस वाले कॉलम में ना आ जाए, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे तो ये फुल रैंक मैट्रिक्स बन गई थी, इसको इस तरीके भी समझ सकते हो कि फुल रैंक मैट्रिक्स है तो ऑलवेज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। पर अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे तो ये आपको इन वाली मैट्रिक्स के लिए भी हेल्प करेगा कि यहाँ पे कैसे पता करें कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इस वाले ऑप्शन के लिए क्या हो जाएगा आपका, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R क्यूब, आपको क्या करेगा, एक ना एक सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए ये वाली वीडियो और जो मैंने इससे पहली वाली पार्ट बी के ही क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी लेक्चर 1 में, वो दोनों वीडियोस के साथ आपका पार्ट बी के हमने लीनियर अलजेब्रा पे बेस्ड क्या कर लिए हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल हम पार्ट सी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप हमसे कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।